अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन कब निगरान सेटअप से पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे देखने को मिले थे, लेकिन आज का मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज साबिक वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी ने गले लगा लिया। सरफराज बुगटी उसी काबीना का हिस्सा थे जिसको कुछ रोज कल पीपल्स पार्टी नून लीग की बी टीम करार दे रही थी। इसके साथ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला सख्त ऑब्जर्वेशन देने के बाद महफूज कर लिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात से कब या आइंदा इंतखाबात के दौरान बल्ले के निशान को बचा पाएगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस जहां बलोचिस्तान पर है तो वहां ही माजी के इत्तेहादी यानी नून लीग का फोकस सिंध की जानिब बढ़ने लगा है। आज नून लीग की क़यादत सिंध में डेरे डाले हुए है, लेकिन नवाज शरीफ माजी में रुक से गए हैं। नवाज शरीफ का आज भी शिकवा है कि मुझे क्यों निकाला। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें गैर कानूनी तौर पर बसने वालों को वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब उनकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने दो अहम तरीन फैसले किए हैं जिनका मकसद पासपोर्ट का इजरा, उसके साथ हसास मालूमात चुराए जाने का जो सिलसिला था उसको रोकना है। और इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम होने जा रहे हैं और उसके साथ लाहौर में वफाकी हुकूमत को कुछ दिनों के लिए रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट क्यों करना पड़ी, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ शुरू करेंगे। लेकिन इन पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेहर कामरान साहिबा, आप रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब, और इसी साथ स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे नसीम सदीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिंधु साहब, मैं जरा पहले आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले पीपल्स पार्टी को बड़े गिले शिकवे थे, अगरचे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो वो लबो लहजा कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है उसको बड़े अग्रेसिवली रन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, और वो मुसलसल कहते थे कि जो निगरान हुकूमत है मरकज के अंदर वो नून लीग की बी टीम है। लेकिन अब उसी बी टीम का, यानी कि जो नून लीग की बी टीम थी, उसका एक खिलाड़ी पीपल्स पार्टी उड़ाकर ले गई है। ये माजरा क्या है सर? जी सर, भट्टी साहब बलोचिस्तान वाले जलसों में शहर बहन बैठी हैं, उन्होंने फिर उसको करैबोरेट किया, कंफर्म किया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि हमें बिलावल भुट्टो की तरबियत करनी है, अभी बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। तो ये दो तीन चीजें, और फिर खुद ये भी कहा कि शायद मैं खुद भी वजीर आजम बन सकता हूँ। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि इनको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जबकि जो पार्टी के हेड है वो कहते टिकटें भी मैंने तकसीम करनी है आसिफ अली जरदारी साहब। तो अभी मुझे नहीं पता बिलावल साहब को क्या गिला, लेकिन हम तो हमें तो रोका गया है कि हमने पीपल्स पार्टी ऐसी कोई भी ऐसी जो है वो बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी है। ना बाकी इलेक्शन जोड़ तोड़ सियासत ये तो चलता है, ये कोई दुश्मनी थोड़ी होती है सर भट्टी साहब, ये तो चलना है और आगे चलता रहेगा। खुदा करे कि अभी इलेक्शन भी हो और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चले सर। बिल्कुल ठीक सिंधु साहब, लेकिन देखिए जो कुछ मर्जी है, अवाम की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके मुखालफिन की भी बहुत सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब निगरान सेटअप बन रहा था, चलें सरफराज बुगटी साहब तो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए, लेकिन नून लीग ने भी इस मामले में कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। फवाद हों, आहद चीमा हों, उसके साथ शाहिद अशरफ तारड़ साहब हों, मतलब ये वो लोग हैं जिनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है नून लीग के साथ और अभी भी बिल्कुल है। और इवन चीमा साहब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने सासे भी डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है और इनसे मुतल्लिक ओवरऑल एप्लीकेशन भी वहां पर फाइल हैं। तो नून लीग को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में ग्रे शो नहीं करनी चाहिए थी कि जिन लोगों की पार्टी के साथ बहुत गहरी वाबस्तगी है उनको निगरान सेटअप का हिस्सा ना बनने दिया जाए। अगर वो बन रहे हैं तो उनके साथ कोई अपने आप को डिसएंगेज करें, क्योंकि यहां से मरकज में ऐसी इतलात आती हैं कि उनको काफी फैसिलिटेशन मिलती है। और बिलखसूस इवन आजकल इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि फाजन फाज साहब आइंदा के सेटअप में दोबारा एडवाइजर या किसी अहम तरीन रोल में होंगे, सेनेटर भी बन सकते हैं। तो इतनी क्लोज एसोसिएशन है, ये इंप्रेशन आपका फर्ज नहीं बनता था कि खत्म होना चाहिए? नहीं भट्टी साहब, हमारे खिलाफ इस किस्म का कोई इंप्रेशन नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जो निगरान गवर्नमेंट होती है इसका काम क्या है? जो इलेक्शन कमीशन है इंतखाबात उसने करवाने हैं। और दूसरे नंबर पर जिस तरह सरफराज बुगटी साहब आप उनकी अभी बात फरमा रहे थे, इसका मतलब है कि हम इन पे ये एतराज उठाना शुरू कर दिए कि सरफराज बुगटी क्यों छोड़ के गए हैं इनको और निगरान गवर्नमेंट को, और उन्होंने क्या कुछ किया और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए क्या किया। अब मेरा ख्याल है इन बातों से निकलना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता किस बात से ये खाइफ है मियां नवाज शरीफ से कुछ हमारे लोग। चलें, ये तो हम ये भी जानते हैं मैडम सेहर कामरान साहिबा से हम जानेंगे कि वो क्यों खाइफ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की थी, अगर उनका क्लिप रेडी हो तो हम अपने नाज़रीन को सुना सकें, तो उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इनको समझाने की जरूरत है और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास,
इनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। सर साहब, आपने सुना जरदारी साहब तो पहले भी कहा करते थे कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो उनको उस वक्त उनकी पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी में वापस आएंगे। अगर हमें आप ये बता सकें कि सरफराज भुट्टी साहब की वापसी कैसे मुमकिन हुई, क्या पार्टी की तरफ से मुस्तकबिल में उनको कोई लुक्रेटिव ऑफर दी गई है, और क्या मजीद कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो है, जो एक तासुर दिया जा रहा था नून लीग की तरफ से कि वो एक ख़ास किस्म के जो है हालात में वापस आई है और उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है शायद उस से मुतासिर थे, या वो सोच रहे थे, या उनको ये लग रहा था कि शायद जो है ये एक तयशुदा जो एक फार्मूला है उसी के तहत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी ने जो फोकस किया वो अवामी राब्ते पे किया। आप ये देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुसलसल सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में अवाम के साथ राब्ते पे हैं, क्योंकि हम अवाम की ताकत से आना चाहते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की जमात है, मजलूम तबकात की जमात है। हमारे पास एक प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी अपनी कमिटमेंट, अपनी रवादारी, अपनी मफाहमत, अपनी बर्दाश्त की वजह से जानी जाती है। तो शायद जो है सरफराज भुट्टी साहब जो है वो वज़ीर दाखिला थे, उनको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तरफ खोखले नारे और झूठा तासुर है और एक तरफ एक मुस्तहकम प्रोग्राम है। जिस तरीके से आप ये देखें कि तकरीबन एक हफ़्ता जो है हमारा यौम तासीस भी बलूचिस्तान में हुआ, एक हफ़्ता बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान में रहे, और हमने देखा सिर्फ जितने भी वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो आए, वो मिले, और पीपल्स पार्टी के अंदर एक जो है काफ़ी तादाद में लोग आए। और ये कोई नई बात नहीं है। जरदारी साहब जो है उनके ऊपर, उनकी कमिटमेंट्स के ऊपर, उनकी रवादारी के ऊपर लोग यकीन भी रखते हैं और उनकी इज्जत भी है। और वो जाके सिर्फ जो है सुपरफिशियल सियासत नहीं करते, वो आवाम के दरमियान में बैठ के सियासत करते। यही जो है राब्ते बिलावल भुट्टो जरदारी के भी हैं। लेकिन सर साहब, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये अब सरफराज भुट्टी साहब की पार्टी में वापसी रातों रात तो नहीं होगी, राब्ते होंगे, कंफर्ट लेवल होगा। और आपको याद होगा कुछ रोज कबल बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे थे इंटीरियर मिनिस्ट्री में, वहां पे उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, वहां पर बातचीत की गई। तो इसका मतलब ये है कि निगरान वजीर दाखिला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और पीपल्स पार्टी बहुत अरसे के साथ उनके साथ राब्ते में थी। तो फिर वो जो आप दूसरों पर इल्जाम आयद करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही, तो फिर तो ये मुबैना तौर के ऊपर कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे शख्स के साथ जो निगरान वफाकी वजीर दाखिला था उसको पार्टी में लिया है, राब्ते में थे, और बहुत सी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई ना कोई एक फेवरेबल सिचुएशन उनसे हासिल की होगी। फिर इल्जाम तो आप पे भी ये लगेगा, ये रातों रात तो राब्ते नहीं होंगे। देखिए, आप जिस बात की कर रहे हैं, आप शोहदा की दीवार की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ एक अच्छा ऐसा इक़दाम था। उसमें सिर्फ ये नहीं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को रिकग्नाइज़ किया गया और उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया, लेकिन उसके अलावा भी बाकी शोहदा भी तमाम, और उसको हमने अप्रिशिएट किया। मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी की एक रवादारी की जो पॉलिटिक्स है वो, और आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव रोज़ बदल रहा है। एक दिन वो बात करते हैं कि जी मैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए आया हूँ, अगले दिन वो हिसाब किताब की बात करते हैं, अगले दिन तो मेरे ख्याल में हो सकता है लोग जो है उनके कन्फ्यूज़ नैरेटिव से भी थोड़े से परेशान हो, कि उनको लग रहा हो आगे चल के कि शायद ये दोबारा वही एपिसोड जो है वो रिपीट होगी। तो मैं ये बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। बाकी पीपल्स पार्टी के फिर ये भी आई थिंक जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी रहे, आसिफ अली जरदारी साहब रहे, हमारे बाकी जो है सरकर्दा लीडर्स रहे, उनकी जो पजीराई हुई, जो एक माहौल बना, उससे भी मेरे ख्याल में लोग देखते हैं कि जी अब मुस्तकबिल किसका है। वही देखेंगे कि अवाम का वोट किस तरफ है। तो जब अवाम का वोट वो देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ है उनके सूबे से, वरना आप ये बताएं कि क्या बाप पार्टी के साथ जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को चंद सेनेट के वोट मिलने के ऊपर हमें शो कॉज, हम पीडीएम जिसकी तख्लीक पीपल्स पार्टी ने की, उससे हमें जो है बाहर करने पे तुल गए थे, तो क्या आज ये बताएं कि जब इन्होंने बाप को बाप बनाया, हमने तो मुबारकबाद दी, आपको बाप मुबारक। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बात सिर्फ असूली सियासत की कर रही थी, और आज भी एक प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रही है, आवाम के मसाइल को एड्रेस कर रही है, नौजवानों को दरपेश मसाइल को एड्रेस कर रही है, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड और नौजवान कार्ड की बात कर रही है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो की पॉलिटिक्स और जो उन्होंने एक लाइन अडॉप्ट की हुई है, और उसके साथ आसिफ अली जरदारी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पॉलिटिकली आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये बड़ी इतलात है कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दिली तौर के ऊपर ख्वाहिशमंद है कि उनको सदर मुमलिकत के ओहदे के ऊपर फाइज किया जाए, उस पोजीशन को सिक्योर करें। आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल अप्रोच बहुत डिफरेंट है। बिलावल मुसलसल हार्ड हिटिंग कर रहे हैं नून लीग को, और उन्होंने केपी में जाके काफी ज्यादा स्पेस भी गेन की।
अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों की सियासत को किस निगाह से देखते हैं? दोनों सेम पेज पर हैं या अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है दोनों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल, बहुत शुक्रिया। सोहेल, देखिए, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात रही है, बड़े बड़े लीडर्स उसने पैदा किए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ने बड़े बुरे वक्त में पीपल्स पार्टी को संभाला दिया, फिर बिलावल भुट्टो ने भी अपनी बड़ी काविशें की हैं और इस लेवल पे पहुंचे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये एक वफाक की जमात होती थी जो कि सिमट के सिर्फ जो है वो सिंध तक महदूद रह गई है। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं, बड़ी समझबूझ के साथ वो तमाम फैसले करते हैं, लेकिन एक उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक या स्लिप ऑफ टंग हो गई, जिसमें आप देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत प्रमोशन की गई कि वो एज ए वजीर खारजा उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दी है, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बैरून मुल्क कर दिए, उन्होंने दौरे भी बहुत ज्यादा किए थे और एक वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन सिद्दीकी साहब, कुछ मुबस्सिरीन तो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ हाथ हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उनको बैरून मुल्क दौरों पर एंगेज किए रखा और कंट्री के अंदर जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो प्लेसमेंट थी, जो अपनी उन्होंने डायरेक्शन ठीक करनी थी इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने मुख्तलिफ सूबों के अंदर अपने मामलात को सियासी लिहाज से बेहतर बनाया और बिलावल भुट्टो के साथ हाथ हुआ, वो बैरून मुल्क दौरों पर रहे और अब उनके हाथ पंजाब के अंदर कोई खास उनके हाथ कोई बड़ी पॉलिटिकल कोई अचीवमेंट नहीं हो पा रही। नहीं सोहेल, मैं ये बात नहीं समझता, इसलिए कि वजीर खारजा बनाना एक बहुत बड़ी बात होती, बड़ी अहमियत की बात होती। जिस यंग एज में वो वजीर खारजा बने थे और बैरून मुल्क दौरे कर रहे थे, उन्होंने तो सारे मामला नहीं देखने थे ना। आपके स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज साहब जो है, इतने बड़े पीपल्स पार्टी के लीडर है, वो यहाँ बैठे थे, कमर जमान कायरा थे और बड़े मतलब बिग नेम्स हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। ये सैर कामरान साहिबा हैं, तो ये लोग भी तो बाकी मामला देख सकते थे ना। और कहीं पे अगर समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, या शहबाज शरीफ साहब, वो तो बहुत शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते थे, सिंध में भी बुलाया, कराची में भी बुलाया, क्योंकि वो तो एक जो है ना इमरान खान के खौफ की वजह से एक गठजोड़ भरा हुआ था जो हर काम करने पर तैयार था। मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग से यही शिकायत है कि ये दो बहुत बड़ी जमहूरी जमातें थी और इन लोगों ने जमहूरियत को बिल्कुल ही खुदा हाफिज कह दिया। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान का माहौल है, जिस तरह साहब, क्या आपको ऐसा फील होता है कि आसिफ अली जरदारी हो, मौलाना फजल रहमान हो या नवाशी साहब हो, ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो पंजाब का मामला हो, बलूचिस्तान का हो या खैबर पख्तूनख्वा का, और ये बड़े तीनों बड़े जो हैं अपने अंदाज से मामलात को आगे चला रहे हैं और जो कुछ गिव एंड टेक हो रहा है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, आपको फील होता है ऐसा? देखिए, ये कौन होते हैं आसिफ अली जरदारी या फजल रहमान या नवाज शरीफ साहब? अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जो कुछ है वो एस्टेब्लिशमेंट आपने देख लें कि पिछले 16 माह से एस्टेब्लिशमेंट का सारा मामला चल रहा है। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इनको करना पड़ेगा, जमहूरियत तो नहीं इन जमातों में रही है, ये अपने फैसले खुद तो नहीं कर रही, ये सिर्फ एक खौफ है इनके ऊपर इमरान खान का कि कहीं इमरान खान को इजाजत ना मिल जाए, वो इलेक्शन में ना आ जाए, पीटीआई ना आ जाए, बल्ले का निशान। अच्छा, मैं सैर साहब से पूछ रहा था कि दुरुस्त है कि जमातों में जमहूरियत नहीं रही और कोई और आपकी जमातों से आपके क़यादत से फैसले करवा रहे? देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद भी की और बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी, और आज भी इलेक्शन की डिमांड सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर अभी इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है तो हम इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं। अब ये साहब तो कहते थे कोई बात नहीं, 10-15 दिन नहीं, आप पूरी बात जो है ना, देखिए, जुमले के अंदर से कोई एक लफ्ज़ तोड़ना किसी सवाल के जवाब का दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन का ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, 1 हफ्ता बाद भी कर सकते हैं और 8 तारीख को भी कर सकते हैं। एक सवाल का जवाब दिया था, उस सवाल के जवाब से 2 दिन पहले निकाल दिया, 8 तारीख निकाल दिया, 1 हफ्ते बाद को जो है दिन बना के देखें। आई थिंक जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे लेके चले। और आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि उनके अंदर बहुत बुर्दबारी है और बहुत तहम्मुल से चीज़ों को लेके चलते हैं। वो कहीं पर भी नहीं चाहते थे कि ऐसा माहौल पैदा हो जिससे जो है वो इदारों के दरमियान में या इलेक्शन कमीशन का जो एक वकार है उसके ऊपर कोई हर्फ आए, और वो एहसास दिला रहे थे मुसलसल कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पूरा करें। और पीपल्स पार्टी मुसलसल इसको डिमांड कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, एक वाहिद पार्टी तो थी जो आपको इलेक्शन मोड में नजर आई। हमारी मुसलसल जो है आप ये देखें कि हमारे वर्कर कन्वेंशन भी चल रहे थे, हमारी कैंपेन भी चल रही थी, हमारी जो है राब्ता भी चल रहा था लोगों के साथ, और एक इलेक्शन का एक मोड जो था वो पीपल्स पार्टी ने उसको रखा था बरकरार, पीपल्स पार्टी ने बरकरार रखा था। सिंधु साहब, नून लीग भी क्या चाहती थी वाकई दिल से कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन हो जाएं? क्योंकि पहले जो नून लीग का रवैया था वो थोड़ा सा इंकरेजिंग नहीं था, और पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और बिलावल भुट्टो को क्रेडिट दे रही है कि बिलावल भुट्टो ने रास्ता हमवार किया जिसके नतीजे में 8 फरवरी की तारीख
क्लैरिटी हुई इलेक्शंस के हवाले से? भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं जो है शहर कामरान मेरी बिल्कुल बहनों की तरह, मेरी उनसे एक हम्बल सबमिशन है, गुजारिश है, एज ए वकील भी, वो भी प्रोफेशनल है, मैं भी एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी, ये बार बार कहना है कि बाप को बाप बना लिया। मेरी बहन अगर इस तरह करेंगे बात बहुत दूर तक जाएगी, डैडी तक बात जाएगी। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब की बात, शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है। आपसे मैं, मेरी बहन है, मैं आपसे कुछ गुजारिश कर रहा हूँ, इस काम में ना पड़े आप, बहुत कुछ हो गया, वरना तो ये मसाके जमहूरियत के बाद आप ही मुशर्रफ के साथ मोहतरमा बिजली असल में सिंधु साहब क्या चाहते हैं मफाहमस की चीजें लेके आगे चलें? I would like to respond to this, मेरी बहन आप करें रिस्पॉन्ड। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिलावल साहब ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया था, और ज़रदारी साहब ने, कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर खारजा बनाया जाए, क्योंकि मुझे इन सारी बातों का पता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप, भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट एंकर है, जर्नलिस्ट है, अगर आप निकाल लें अभी एक थोड़ा सा, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी सभा पे स्पीच की थी असम्बली टूटने से 1 महीना पहले, कि मैंने शहबाज शरीफ जैसा मेहनती और काबिल आज तक वज़ीर आज़म भी नहीं देखा। अभी आप चला सकते, वरना मैं आपको भी फिर भेजता हूं, आप चला लें। वो याद है, हमें भी, आवाम को भी, सबको याद है, लेकिन बिलावल भुट्टो से पूछना पड़ेगा, ये शहर साहिबा से, उन्हें भी याद है कि नहीं? असल तो ये मैटर करता है सर। नहीं, हमें तो सब याद है, जरा हमें तो कोई चीज नहीं बोली थी, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें शाइस्तगी डाली चाहिए, और सियासत जो है इसको, अब जो आप बार बार बात करते हैं मियां नवाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा इक़्तिदार की बात, उन्होंने 21 अक्टूबर को भी यही कहा कि सारे मिलकर चले। सारों से मुराद ये है कि जो लोग 9 मई के वाकये में मुलव्वस नहीं है, उनके अलावा इन्हें पीटीआई के बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के इदारों पे फंसो, तो जब ये कार्य थे शोधा के लिए हमारे इतने शहीद हो गए, तो मैंने टीवी पे कहा इनको कि खुदा के लिए, जब उस लोग पहले शहीद हुए थे अपना फौज के लोग, तो आपने कहा जी हेलीकॉप्टर बच जाए, फौजियों की खैर, फौजी आते जाते रहते। इनको पता है कि जब किसी माँ का बेटा जाता है, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, शहर कानून सभा की बात कर रहा हूँ, मैं एक याददाश्त चला रहा हूँ, ये काम अब आइंदा ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी बहन से कहता हूँ कि खुदा के लिए आप इसको शासकीय वाला माहौल रहने दें। हाँ, एक बात तो जरूर हम इंश्योर सब करें, इलेक्शन कमीशन भी इंश्योर करे, और जिस तरह काजी फाजी साहब उनके बेंच ने इंश्योर किया है कि 8 को इलेक्शन हो, और उस वक्त भी सारे डेलीगेशन मिले थे, ये भी मिले थे। और एक बार नई बात आपको पता ही होगा, हम तो ये जो निगरान अपना सेटअप बना था 16 मार्च का, ये भी नहीं बनाना चाहते थे, हम चाहते थे कि उस वक्त नई इलेक्शन हो, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा कि हमें ये 16 मार्च की हुकूमत लेनी चाहिए, और वही कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसकी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है, इसको शासकीय के साथ चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इसको एक सॉरी लास्ट बात है, इसको अगर हम एक क्या करें, ह्यूमन फोकस कर ले, कि जो आम आदमी है जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता भट्टी साहब बरकरार कर रखना मुश्किल है, सिद्दीकी साहब दानिशवर लिखते हैं, सारा कुछ इनको पता है, उसके लिए सोचें और उसके लिए सोच के आगे बढ़ा जाए। सिंधु साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मैडम शहर कामरान का भी पॉइंट लेंगे, ऐड करना चाहेंगे, और उसके बाद नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अपना फैसला महफूज कर चुका है, क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचा पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंधु साहब, मैं आपसे क्वेश्चन का जवाब दे के आगे बढ़ना चाहूँगा, आप खुद भी माहिर कानून हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कर लूँगा, मैं ओपन कर लूँ इस टॉपिक को। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला महफूज कर चुका है, और सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर जो थ्रेट फील करती है पीटीआई की जमात से, उनके बल्ले के निशान से, वो नून लीग है, सबसे बड़ा आपका सियासी मुखालिफ जमात है। तो क्या आपको लगता है कि बल्ले का निशान जो अब तक ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं वो नहीं बरकरार रह पाएगा आइंदा इलेक्शन के अंदर, और अगर बल्ले का निशान बरकरार रह जाता है तो नून लीग के लिए कितना बड़ा ये पोटेंशियल थ्रेट होगा? भट्टी साहब, मैं इंतहाई अदब से, मैं कोई वो तो नहीं हूँ कि मैं अपना फोरकास्ट कर सकूँ या नजूबी, कि मैं, हाँ, अगर पाकिस्तान में कोई चीज थोड़ी देर के लिए महफूज रहती है तो सिर्फ फैसले महफूज रहता है, बाकी तो कुछ भी महफूज नहीं रहता, आपको पता है। ये इलेक्शन कमीशन जाने, उनका काम जाने, उनके अपने लीगल एक्सपर्ट है, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अगर रह भी जाए तो लड़ना इलेक्शन तो कोई लड़के, इनकी जमात रह कहाँ पे गई है सर, सारे तो भाग गए हैं, कुछ मतलब तरीके वो बनाई इन्होंने जमात, दूसरी जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने, कुछ उसमें चले गए हैं, बाकी अभी तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा किसी किस्म का कोई बंदा इनका, और इनसे में कोई थ्रेट नहीं है, ये इलेक्शन कारकर्दगी पे होना है। सिद्धू साहब, पंजाब में आपकी टीम मौजूद है, निगरान सेटअप की शक्ल में, मरकज में मौजूद है, आपने इतनी सख्तियां की हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर मंजर से गायब ही होना था, क्या करते लोग? हमारी टीम कैसे मौजूद है सर? अगर ज़रदारी साहब खुद फरमाएं, जो सदर पाकिस्तान के, अपना मोहसिन नकवी साहब मेरे बेटा, बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम तो बिलावल भुट्टो की बात को कंसीडर करेंगे इस मामले में। बाप की माने या बेटे की माने, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें,
हम तो आसफ अली जरदारी साहब की बात मानेंगे जो वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब मेरे बेटों की तरह, आज भी मेरा बेटा है, तो हमारी क्या निगरान हुकूमत के साथ हमारा क्या कुछ है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। और वैसे भी निगरान हुकूमत है, जो 8 फरवरी उसका रोल खत्म होगा सारा, ये इलेक्शन कमीशन का सारा काम है, तो उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। और मैं दोबारा कहता हूँ कि जो भी फैसला हो आवाम को उसको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सदीकी साहब, आप इस सारे मूव को किस निगाह से देखते हैं? आज तो 18 ऐसे अफराद हैं जो मतलब मर्कजी क़यादत में जिनका शुमार होता था, उनके लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, अगरचे कुछ खबरें आई कि हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रोसेस कुछ होना बाकी है। किस निगाह से देखते हैं बल्ले के निशान को? आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान आपको बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए सोहेल, बल्ले का निशान बरकरार रहे या ना रहे, मेरे ख्याल से ये तमाम ज्यादती जो है ना वो नून लीग नवाज शरीफ के साथ की जा रही है इस तरह की हरकतें करके। क्योंकि आप देखें कि जिस तरह 2018 में एक पॉपुलर लीडर थे नवाज शरीफ, अब नजर आ रहा है कि उनके साथ जो भी सलूक किया गया, उनको इलेक्शन से आउट किया गया, अभी भी वही मंजरनामा पेश हो रहा है, सिर्फ तस्वीर चेंज हो गई है। नवाज शरीफ की जगह इमरान खान है। बात यह है कि आप बल्ले को इजाजत नहीं देते कि इंतखाबात में हिस्सा लेने की। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके, बेशक पीटीआई की पॉपुलैरिटी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कोई कम पॉपुलर लीडर नहीं है। जब वो मौजूद नहीं थे, जिस तरह जुलाई में आपके ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए, पीटीआई ने जीत लिए थे, लेकिन अगर पीटीआई और बल्ले के निशान को इस वक्त खुल के खेलने का मौका दिया जाए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त मैदान में मौजूद है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर रह चुके हैं, बल्कि हैं 3 दफा के वजीर आजम है, तो जब वो अपने जलसे जुलूस में तकारीर करेंगे, मरियम नवाज क्राउड पुलर है, तो एक माहौल इलेक्शन का बनेगा। अब अगर आप इस तरह बल्ले को निशान को हिस्सा नहीं लेने देंगे, पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने देंगे, 9 मई के आप बहुत वावेला करते हैं, लेकिन जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको आप माफी दे देते हैं, तो अगर सही तरीके से मुकाबला करवाया जाए तो बेहतर रहेगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। क्योंकि अगर पीटीआई और बल्ले को आप हिस्सा नहीं लेने देंगे, तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, तो फिर एक रौला शुरू हो जाएगा, जिस तरह 2013 में शुरू हुआ, 2014 में धरना शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से इस माहौल को खत्म करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड आप तमाम को दें और आवाम को फैसला करने दें कि भाई कौन पॉपुलर है, पीटीआई पॉपुलर है, नून लीग पॉपुलर है, पीपल्स पार्टी पॉपुलर है, अपनी जगह हर कोई पॉपुलर है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल ठीक। शहर कामर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी पंजाब और सिंध में बिलखुसूस? और इसके साथ ये ज़रूर बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा गिला शिकवा किया, अगरचे दोबारा उन्होंने जो बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन उसके साथ उन्होंने लाहौर की एग्जाम्पल दी है, पंजाब के बड़े मनसूबों की एग्जाम्पल दी कि हमने यहाँ पर ये किया, ये मनसूबा बनाया, ये बनाया। कराची में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? तो जो बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करते थे, पीपल्स पार्टी वैसे उनके साथ अच्छे लाइजॉन में रही है, तो जो नून लीग तरक्याती मनसूबों की बात करती है, आप उसको काउंटर करने के लिए, कराची के अवाम की भलाई के लिए वो बड़े मनसूबे पीपल्स पार्टी सिंध में, कराची में क्यों नहीं कर पाती? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी ने कोई गैर शाइस्तगी की बात नहीं की, हमने सियासी बात की है और सियासी मामलात को उठाया है। ठीक है, अगर गैर शाइस्तगी की मैं बात करूँ तो मैं ज़रूर इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगी कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर का जो जलसा था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की डिमांड तो नहीं की थी, मगर उन्होंने एक दूसरी सियासी जमात की ख़वातीन के ऊपर रिमार्क्स दिए थे जो गैर शाइस्ता थे और नहीं देने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी जो बात करी असूली सियासत करती है। हमने क्योंकि नून लीग के मेंबर ज़्यादा थे तो कहा कि जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना था तो आप बनाएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना है तो आप बनाएं, वज़ीर आज़म बनना है तो आपकी नशिस्तें ज़्यादा है आप बनाएं। पीपल्स पार्टी के अंदर ज़र्फ़ है। अगर कहीं पे गलती हुई तो मिफ्ता इस्माइल को आपने वज़ीर ख़जाना बनाया, उसको हटाया, इसाक डार को बनाया, उन्होंने उनको एक्सपोज़ किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पे असरात पड़े। इसी तरीके से जल्दबाजी के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर हम अमेंडमेंट्स भी लेकर आए। तो ये वो मामलात हैं जिसको हम उठाते हैं और सियासी तौर पर बजा उठाते हैं। कोई गैर शाइस्ता पीपल्स पार्टी नून लीग का तरक्याती मनसूबों के हवाले से मुकाबला नहीं कर पाती। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए, बात यह है कि पंजाब बड़ा सूबा है, नून लीग फेडरल गवर्नमेंट में थी, जो फंड्स आए, अगर सी पैक का आगाज़ जो है ट्रेड रूट अगर सिंध से थे या बलूचिस्तान से थे, नहीं, सिंध के अंदर आप सुपर हाईवे का नाम बदल के तख्ती लगा दें कि ये जो है मोटरवे है। अच्छा, तमाम मंसूबे, तमाम सोवरेन गारंटीज़ पंजाब में आए। सिंध के अंदर अब बसें आई हुई हैं, बार बार जो है वो शजील मेमन साहब कह रहे हैं कि ये आवाम के लिए आई हैं, इनको आने दे, पोर्ट पे वो खड़ी हुई हैं, वो आ नहीं पा रही। हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम जो है पीपल्स पार्टी लेकर आई। सिंध का कोल का मंसूबा जिसको कोई समझता था कि कामयाब नहीं होगा,
पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ कामयाब किया, हम नेशनल ग्रिड में बिजली दे रहे हैं। अल्टरनेटिव मींस ऑफ एनर्जी पीपल्स पार्टी लेकर आई। हथर के अंदर जो है NED यूनिवर्सिटी है, खवातीन का कैडेट कॉलेज सिंध के अंदर है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बारिश और सैलाब के बाद हमने लोगों को रिहेबिलिटेट किया, हमने लोगों को सर्व किया, लेकिन उसकी बात नहीं करनी। अब भी आज भी बलूचिस्तान में आप कहते हैं क्यों लोग चले गए, आज भी लोग बलूचिस्तान की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में जिन मनसूबों को आपने गिनवाया है, नून लीग सिंध पहुंच चुकी है अपने इत्तेहाद के साथ। अगर वाकई आप कितने बड़े मंसूबे पीपल्स पार्टी ने कामयाब तरीके अमल किए तो उसका यकीनी तौर के परिवार मिलेगा। मैं लास्ट मुख्तसर सिंधु साहब आपसे जानना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब आखिर कब तक ये गर्दानते रहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए? मुख्तसर जवाब दीजिए। बात आगे बढ़ चुकी है। ये तो देखिए ऑटोमेटिकली पॉलिसी के तौर पे जो कुछ उनके साथ 3 दफा जो सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, काबिल एहतराम है कि वो वज़ीर आज़म रहे, लेकिन सिद्दीकी साहब 3 ही दफा उनको इलेक्शन से भी बाहर रखा गया, जनरल इलेक्शन से। और जो उनके साथ ज्यादती, वुड यू बिलीव सर, भट्टी साहब और सिद्दीकी साहब, मैं कोर्ट में मौजूद था, मैं उस लीगल टीम में भी मौजूद था, खुदा जानता है, मैं कसम दिली ठाऊंगा, लेकिन खुदा जानता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो फैसला हुआ था एवनफील्ड का, और दूसरा सारा फोटो कॉपी पे हुआ होता, और फोटो कॉपी इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस, कर उन्हें शहादत भी। मतलब ये देखिए इस लेवल तक जो है, हालांकि अदल को साथ औलाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कुछ अदल के नाम पे उनके साथ हुआ और निगरान जज। चलिए सिंधु साहब बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने खलील ताहिर सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया, नसीम सदीकी साहब, सहर कामरान साहिब, आपका बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है और किस तरीके के साथ उन्होंने आलमी बिरादरी को पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने बरतानवी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है जिसके जरिए से उन्होंने आर्मी बिरादरी को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है और पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान के खलूस को बावर कराने की कोशिश की है कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पर उनकी बड़े खुले दिल के साथ मेहमान नवाजी की, चूँकि जो मेहमान नवाजी है वो पाकिस्तानियों के DNA में शामिल है। मगर अब ये गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। अगस्त 2021 के अंदर 16 खुदकश हमलों के अंदर ये मुलविस पाए गए। उसके साथ ये दहशतगर्दों को के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं, उन्हें माली इमदाद उन्हें फराम करते हैं, स्मगलिंग के अंदर मुलविस थे और उसके साथ और बहुत से मसाइल थे, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान की सलामती पर मजीद कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए जितने यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनको यहाँ से बेदखल किया जाएगा। और उसके साथ साथ अब तक जो प्रोसेस जारी है, जितने भी ऐसे अफगानी हैं जिनको यहाँ से गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको मुंतकिल किया जा रहा है, उनके अपने वतन, उनका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स के ऊपर उनको जिस तरीके से लाया जाता है, उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती है, मुफ्त खाना फराहम किया जाता है, लेकिन अब इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा। उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर दो टोक अंदाज में कहा है कि कोई आलमी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने जो फैसला किया उस फैसले पर पाकिस्तान कायम रहेगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। आप माहिर कौमी सलामती अमूर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगरचे के पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत क्लैरिटी के साथ आलमी बिरादरी को बताया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर लाखों गैर कानूनी अफगान शहरी हैं, अब उनको उनके वतन वापस भेजा जाएगा। पहले एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर उनको टाइम लाइन दी गई कि आप अपने वतन वापस जाइए, अगर नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको ज़बरदस्ती यहाँ से बेदखल किया जाएगा, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा बुरा सलूक नहीं अब तक रवा रखा गया। आप क्या समझते हैं कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ये आर्टिकल है, ये किस हद तक आलमी बिरादरी को पाकिस्तान का व्यू पॉइंट समझाने में कामयाब हो पाएगा? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखें, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में, लेकिन जो मैं रेफरेंस देना चाहता हूं, देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती थी और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है कि 16 अफगान शहरी जो हैं वो पाकिस्तान में खुदकश हमलों में मुलव्वस पाए गए, उन्होंने हमले किए। क्वेश्चन ये आता है कि जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज अफगान हुकूमत से ये कहते थे कि इन लोगों के बारे में हमें वेयर अबाउट्स दें, या वो लोग जो टीटीपी के या अफगानी जो थे जो इन्वॉल्व थे, हमें उनकी वेयर अबाउट्स चाहिए या हमारे हवाले करें, तो अफगान हुकूमत हमेशा एक बात कहती थी जी कि अपना घर जो है वो ऑर्डर में लेके आए, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपना घर ठीक करें।
अब उसी एडवाइस को, वही जो मशवरा अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को दिया, उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम जो इल्लीगल अफगान हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई वीजा नहीं है, उनको हम अफगानिस्तान वापस भेजेंगे। एग्जैक्टली, और वज़ीर आज़म ने ये पॉइंट भी अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि नाउ वी विल पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। वहां पर उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ इस पॉइंट को हाईलाइट किया। जी, यही भट्ट साहब, ये इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि अफगानिस्तान ने हमें ये मशवरा दिया है, तो उस मशवरे पे अमल करते हुए पाकिस्तान अपना जो घर है वो ठीक कर रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात है, भट्ट साहब देखें, इटली के अंदर जो वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के अंदर एमानुएल मैक्रोन, बर्तानिया के अंदर ऋषि सुनक, ये तमाम लोग जो हैं, इन्होंने कहा है कि हम इल्लीगल लोगों को अपने मुल्क में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हैं। क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया की कौन सी ताकत या कौन सा मुल्क ऐसे पाकिस्तान को कहेगा कि आप इल्लीगल लोगों को ना निकालें, जबकि वो सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो खुद इल्लीगल लोगों को निकाल रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये उनके मुआशरे के अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी रिस्क बने हुए हैं। सो हमने तो ये मिसालें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, यूरोप के अंदर जो इस वक्त जो आज के दिनों में चल रही हैं, ये उनको अभी आपको पता है बर्तानिया ने नया कानून बनाया है कि जो भी इलीगल लोग आएंगे और रिफ्यूजी की एप्लीकेशन देंगे, हम उनको रवांडा भेज देंगे। बिल्कुल। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए, और अफगान हुकूमत के जो आइडियाज थे और जो सुजेशन थी उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। दूसरी अहम बात यह है कि भट्ट साहब, जो लोग इलीगल पाकिस्तान में थे, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुकम्मल फायदा उठा रहे थे, ना कोई टैक्स देते थे, ना ये हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते थे। आपको पता है हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस पहले ही बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, डॉलर की स्मगलिंग हो, खाद की स्मगलिंग हो, गंदम की स्मगलिंग हो, आटे की स्मगलिंग हो, चीनी की स्मगलिंग हो, कौन सा ऐसा काम था जिससे पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान की फैक्ट्रियों, पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान ना पहुंचता हो? माली लिहाज से भी हर दूसरे काम के अंदर ये लोग मुलव्विस थे। बिल्कुल भट्ट साहब, इसमें एक तो ये लोग मुलव्वस थे, और दूसरा अगर ये वीजा लेके पाकिस्तान आए और आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें तो क्या बात है। आप देखें ना, अब जो प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल में लिखा है कि जितनी आयरलैंड की आबादी है उसके मुताबिक उसके बराबर पाकिस्तान के अंदर जो ये लोग मौजूद थे। सो जारी बात है कि ये इतने मिलियंस लोगों को पाकिस्तान में रखना 3-4 डेकेड से 50 लाख लोगों को, तकरीबन 5 लाख जो 5 मिलियन माइग्रेंट्स थे, उनको रखना, जो कि इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड है। अब ये कोई मजाक तो नहीं है ना, दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसे नहीं किसी को रखता। जैसे मैंने फ्रांस और इटली की मिसालें दी हैं, आपको बर्तानिया की मिसाल दी है, जर्मनी में भट्ट साहब ऐसे हो रहा है कि ये कर। और आपको पता है पाकिस्तान ने तो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तानियों के जो है वो वेलकम करना, मेहमानों को रखना, ये तो हमारे जो है वो कल्चर का हिस्सा है, मुआशरे का हिस्सा है। और ये डॉक्टर साहब, फिर ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने जानी कुर्बानी दी। अगस्त 2021 के बाद 16 खुदकश हमले हुए जिसके अंदर अफगानी मुलव्विस थे। बाकी माली लिहाज से पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी। आलमी बरादरी और बिलखसूस अबूरी अफगान हुकूमत हमारी इन कुर्बानियों को तस्लीम क्यों नहीं करती? देखिए, बात यह है कि हमें अपना घर में एक स्ट्रॉन्ग सिविल मिलिट्री एक नैरेटिव चाहिए। हमारे जो बहुत सारी पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो वो समझते हैं जी ये मसला तो फौज जाने, हमारा इससे क्या लेना देना। भाई क्वेश्चन ये है कि ये मसला पाकिस्तान का मसला है। सो यहाँ पे जब तक सारा मुल्क मिल के इस मसले के ऊपर फैसला, फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल में से बयान दाग दिया जी आप इलीगल अफगानियों को क्यों निकाल रहे हैं। मतलब आप मजे की बात है कि भट्टी साहब 40-50 हजार जो दहशतगर्द टीटीपी के थे उनको अपनी हुकूमत में पाकिस्तान ले आए, जो इलीगल अफगानी है उनको वापस भेज रहे हैं। तो इनको क्यों भेज रहे हैं? आपने पॉलिटिक्स वोट लेने हैं या आपने मुल्क भी चलाना है? आपको पॉलिटिक्स इतनी अजीज है कि आप उसमें नेशनल सिक्योरिटी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। भट्ट साहब देखें ना कि कौन सा मुल्क कहेगा जी कि 30-40 हजार टीटीपी के लोग, इस किस्म की जो सियासी जमातों की तरफ से हमायत की जाती है ऐसी एलिमेंट्स के, क्या उसकी यही वजह है जो हम सुनते हैं कि हजारों लाखों जाली शनाख्ती कार्ड बने, उनकी जाली वोट बने हुए हैं, और कुछ जमातें उस सिचुएशन का इस तरह की स्टेटमेंट जारी करके मुल्की मफाद के बरक्स बात करके वो पोलिटिकली कोई मालिज हासिल करना चाहती हैं, वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखना चाहती हैं बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, बात ये है कि हमें अपना घर में एक स्ट्रॉन्ग सिविल मिलिट्री एक नैरेटिव चाहिए। हमारे जो बहुत सारी पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो वो समझते हैं जी ये मसला तो फौज जाने, हमारा इससे क्या लेना देना। भाई क्वेश्चन ये है कि हमारे जो
देखिए जारी बात है, ये बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर जो वोट पॉलिटिक्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एथनिक इशू है और इसमें वोट पॉलिटिक्स की तो बड़ी वैल्यू, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्योंकि इस पॉलिटिक्स से भी फायदा उठा रहे हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। सो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान के अंदर जब अफगान शहरी दहशतगर्दी करते हुए या सुसाइड करते हुए पाए जाएंगे तो उससे कौन शहीद होगा? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मैं समझता हूं कि इस पे कोई किसी किस्म की माफी नहीं होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी रिस्क एक बहुत बड़ी तादाद वो जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशरे को मुश्किल में डाल दिया है। आप आए दुनिया में सारे मुल्क कारोबार, पाकिस्तानी भी लोग तो बाहर जाते हैं, कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान के भी हमारे भाई बहन आए, स्टूडेंट्स आए, वहां से आके पढ़े यूनिवर्सिटियों में, यहाँ पे कारोबार करें। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में हम रोल प्ले करना चाहते हैं। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की रास्ता इस्तेमाल करके इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे पूरी दुनिया में। लेकिन बट सब ये नहीं होता कि आप दूसरे मुल्कों को मुश्किल में डाल दें, आप दूसरे मुल्कों को इस तरह की परेशानी में डाल दें जिससे जो है वो हम ये कहें कि भाई हमारे भाई हमारे पास हैं, लेकिन साथ में हम अपने वतने अजीज के लोगों की जानें भी दें। ये कहां पे लिखा हुआ है कि हम, और मजे की बात है फिर आप हमसे तावन भी ना करें। सो ये अफगान जो हमारे भाई बहन है उनको इस चीज को समझना चाहिए कि ये दहशतगर्दी हम सब ने मिलकर इसको खत्म करना है। ये अफगानिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, खित्ते के लोगों ने इस दहशतगर्दी को मिलकर खत्म करना है। ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। चीमा साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान ने अपने अज़्म का इजहार कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि मजीद पाकिस्तान इस हवाले से मजीद कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा। जो हमने फैसला कर दिया है वो अटल है। और उसके साथ साथ गुज़श्ता कुछ अरसे से हम अफगानिस्तान से मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान मुतालबा कर रही थी कि TTP के वो लोग जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनकी डिटेल दी। अब अफगान मीडिया की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई कि कुछ TTP के लोगों को जो पाकिस्तान को मतलूब थे अफगान गवर्नमेंट ने एक्शन करते हुए गिरफ्तार किया है। इस एक्शन को आप किस निगाह से देखते हैं, और क्या अफगान हुकूमत गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी है उनकी बेदखली की हमारा जो मौकिफ था, हमारा जो नुक्ता नजर था, उसको अब समझ पाएगी? और इस लेवल पर कोई बातचीत पहुंच चुकी है? देखें भट्ट साहब, जब तक अफगानिस्तान की सरकार उन TTP दहशतगर्दों को सजाएं नहीं देती, जो उनमें से बहुत ज्यादा मतलूब है पाकिस्तान के हवाले नहीं करती, जो उनमें से कोई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को मतलूब हैं वो हम उन्हें खुद मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं करते, ऐसे नहीं होगा। हमें क्या पता, पहले भी तो ये लोग बहुत सारे जेलों से छूट के भाग जाते हैं वहां से, आपको पता ही है वहां का निजाम किस तरह है। सो इस हवाले से उन लोगों को जो बहुत ज्यादा वांटेड है, जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, अफगान तालिबान को उनको हमारे हवाले करना चाहिए और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स में या दूसरी कोर्ट्स में उनके फैसले होने चाहिए। लेकिन अभी जो है वो जारी बात है, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रेशर है अफगानिस्तान पे। अभी आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, वो भी उनको समझ आ गई है क्या है। अभी मौलाना फजलुर रहमान भी अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है कि आप आए अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान की सरकार से बात करें। मुझे तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जाती तौर पे कि अफगान तालिबान अंडर प्रेशर है, तो इसलिए सारी कुछ कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो इसको एक प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलेंगे, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस प्रेशर डालना पड़ेगा और पाकिस्तान ये अशद जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अफगान हुकूमत अफगानिस्तान के अमन के लिए, और पाकिस्तान जो उसका बरदराना हमसाया मुल्क है, और अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तानियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और अफगान हुकूमत जिम्मेदार हुकूमत का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है उसको भी रोकेगी, और उसके साथ जो जिन अफगानियों को पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है उस मामले के ऊपर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को अब बेहतर अंदाज में समझ पाएगी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने मुल्की वकार, मफाद और हसास मालूमात और डाटा चोरी की रोकथाम के हवाले से 2 अहम तरीन फैसले किए हैं। इन फैसलों का ताल्लुक गैर कानूनी तौर पर मुकीन अफगान शहरियों से मुतल्लिक है। नाज़रीन, बहुत से ममालिक मुख्तलिफ पनाह गज़ीनों को पनाह देते हैं, लेकिन इनको मखसूस इलाकों तक रखा जाता है। खुलेआम मुल्क भर में घूमने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने जिन पनाह गज़ीनों को पनाह दी, जिनमें ख़ासतौर पर अफगान बशिंदों का जिक्र करें तो यही गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बने। न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि गुज़श्ता अरसे में ये खबर देखने में सामने आई कि लाखों अफगान पनाह गज़ीनों के नादरा और दीगर मुतल्लिका इदारों के एहलकारों की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात भी तैयार हुई हैं, और वो पाकिस्तानी दस्तावेज़ात पर न सिर्फ बैरून मुल्क सफ़र करते हैं बल्कि कई दीगर ममालिक में मुलाजमत और कारोबार भी कर रहे हैं। और जब वो वहाँ पर कोई जुर्म करते हैं
तो बदनामी पाकिस्तान के हिस्से में आती है। गुज़श्ता अरसे में सऊदी अरब में अफगान बशिंदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इन अफगान बशिंदों के पास से 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद किए गए। बात यही नहीं रुकती, क्योंकि दीगर ममालिक में भी कई ऐसे अफगानी मौजूद हो सकते हैं जिनके पास गैर कानूनी पाकिस्तानी पासपोर्ट हो। कौमी तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी, स्मगलिंग, चोरी, डकैती जैसे पुरतशद्दद वाक़यात और दीगर संगीन किस्म की वारदातों में ज्यादातर अफगान बशिंदे मुलविस हैं। हुकूमत ने इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रज़ाकराना तौर पर अपने मुल्क वापस जाने के लिए 1 माह की मोहलत दी। ये मोहलत पूरी होने के बाद इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया और अब तक 3 लाख से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई नादरा की जानिब से भी की गई। नादरा ने 18,000 से ज्यादा गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए। जाली दस्तावेजात, क्वाइफ की तस्दीक का तरीक़ाकार न होना जाली शनाख्ती कार्ड की इजरा का बायस बनते हैं। माली फवायद के लिए मुतल्लिका इदारे के मुलाजमीन भी इस जुर्म में मावनत करते हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक अहम इकदाम किया गया है। हुकूमत की जानिब से इन मकामात को जहाँ पर पासपोर्ट, शहरियत के कागजात और दीगर पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं पासपोर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस में, उसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अब वफाकी हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 नाफिज कर दिया गया है, जिसमें किसी भी गैर मुतल्लिका अफसर को 6 सेक्शन में जाने की इजाज़त नहीं होगी जहाँ ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इन तमाम मकामात को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया गया है और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल अफसरान ही वहाँ पर सिर्फ उनको एक्सेस होगी। और इस इक़दाम का मकसद मुल्क में जाली पासपोर्ट, जाली शनाख्ती कार्ड और बढ़ते हुए जराइम को रोकना है। इसी तरह वफाकी काबीना ने लाहौर में स्मगलर्स के बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और कस्टम्स एक्ट के तहत तैनात करने की मंजूरी दे दी है, ताकि लाहौर में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सिविल और मिलिट्री क़यादत ने स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के वाज़े अहकामात जारी कर रखे हैं, जिसके बायस तोरखम, चमन, गवादर और दीगर सरहदी पॉइंट्स पर स्मगलर्स और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। मगर अभी भी शहरों में अरबों रुपए मालियत का सामान कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। इसी तरह कलेक्टर इस्लामाबाद आसिफ अरगन की हदायत पर एडिशनल कलेक्टर मरियम खालिद की सरबराही में एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने भारी मिकदार में स्मगल शुदा अशिया गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। इन अशिया में पाइन सिगरेट के 1,600 पैक, 3,223 किलोग्राम छालिया, 24 किलोग्राम शीशा, 20 कार्टन जाफरानी पत्ती, 380 किलोग्राम पान तंबाकू, 2,700 किलोग्राम कपड़ा शामिल है। पकड़े गए सामान और ट्रक की मालियत करोड़ों रुपए है। नाज़रीन, महकमा कस्टम ने मुकदमा दर्ज करके मुतल्लिका अफराद कर लिया। रवा माली साल के दौरान इस्लामाबाद कस्टम्स ने मजमूई तौर पर 113 स्मगल्ड व्हीकल जबकि कीमती नवादरात और सामान की 96 कंसाइनमेंट जब्त करते हुए FIR का अंदराज किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।